इस चैनल पर जेईई एडवांस में पूछे गए क्वेश्चन के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें जेईई एडवांस 2019 में पूछे गए पेपर 1 और पेपर 2 के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 2020 में पूछे गए पेपर 1 और पेपर 2 के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 21 में पूछे गए पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे गए सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। जेईई एडवांस 2022 में भी पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे गए सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 2023 में पूछे गए पेपर 1 के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तथा पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मौजूद है। इस वीडियो में जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। एक क्वाइन को बार बार उछाला जाता है और तब तक उछाला जाता है जब तक 2 लगातार बार हेड नहीं आ जाए या टेल नहीं आ जाए, सेम फेस नहीं आए। सेम फेस नहीं आए का मतलब है कि या तो 2 हेड आ जाए तब एक्सपेरिमेंट रुक जाएगा, या 2 लगातार बार टेल आ जाए तब एक्सपेरिमेंट रुक जाएगा। लेकिन जब तक 2 लगातार बार एक ही टाइप का फेस नहीं आता है तब तक उस क्वाइन को बार बार उछालना हम जारी रखते हैं। क्वेश्चन में दे रहा है कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहा होगा कि 1/3 कैसे होगा प्रोबेबिलिटी, 1/2 होना चाहिए। वह तो अनबायस्ड क्वाइन होता है, उसमें न हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। यह बायस्ड क्वाइन है, खोटा टाइप का सिक्का है, हेड कम बार आता है, टेल अधिक बार आता है, इसीलिए हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/3। क्वेश्चन में दे दिया तो मान के चलना है कि 1/3। पूछ रहा है हमसे कि यह एक्सपेरिमेंट हेड पर जाकर के रुके, हेड पर जाकर के रुके, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। क्वेश्चन क्या कहा यह बात एक बार देख लिए, अब हम बात को समझाते हैं इसको मिटा करके। एक्सपेरिमेंट दूसरे बार में H पर स्टॉप हो, दूसरे बार में एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाए और कैची पर स्टॉप हो, H पर, तो पहला बार क्या आया, दूसरा बार क्या आया। एक्सपेरिमेंट तो तब स्टॉप होगा जब 2 लगातार बार H आ जाए, तो लास्ट दोनों बार H आना चाहिए, यानी पहला बार भी H, दूसरा बार भी H। इंटरसेक्शन है यानी एंड, H1 एंड H2, पहला बार में H, दूसरा बार में भी H। एक्सपेरिमेंट तीसरे बार में H पर स्टॉप हो, यह है पहला बार का जगह, यह है दूसरा बार का जगह, यह है तीसरा बार का जगह। H पर स्टॉप होना है तीसरे बार में, तो स्पष्ट है कि लास्ट 2 स्थान पर H आना चाहिए। अब इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले H आ जाएगा तब तो 2 ही स्थान पर स्टॉप हो जाएगा, काहे कि 2 लगातार बार H आ जाएगा, तो निश्चित तौर पर पहला बार H नहीं आएगा, तब न प्रोसेस आगे बढ़ेगा, इस पर T आएगा और कोई उपाय नहीं है। यानी पहला बार में टेल आए, दूसरा बार में हेड आए, तीसरा बार में हेड आए, तब तीसरे बार में, हेड पर एक्सपेरिमेंट स्टॉप होगा।
इसी तरीके से चौथे बार में हेड पर, टेल पर नहीं, हेड पर स्टॉप हो। लास्ट 2 बार में एच, और उसके पहले कहीं भी 2 लगातार बार एच नहीं होना चाहिए, 2 लगातार बार टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 लगातार बार टी हो जाएगा तब तो टेल पर स्टॉप हो जाएगा, और टेल पर स्टॉप होने के इवेंट पर हम विचार नहीं कर रहे हैं, हेड पर स्टॉप होने के इवेंट पर विचार कर रहे हैं। तो अंतिम 2 बार हेड आना चाहिए, और इसके पहले कहीं भी 2 लगातार बार न तो हेड आए न टेल आए। तो यहाँ हेड है तो इसके पहले दूसरा चीज टेल, इसके पहले दूसरा चीज हेड। 5वें बार में हेड पर स्टॉप, अंतिम 2 बार में हेड, इसके पहले कहीं 2 लगातार बार हेड नहीं, 2 लगातार बार टेल नहीं, तो इसके पहले टेल होगा, टेल के पहले हेड होगा, हेड के पहले टेल होगा, यानी यह टेल से ही शुरू होगा। इसी तरीके से 6ठे बार में हेड पर स्टॉप कब होगा? अंतिम 2 बार में हेड, इसके पहले अल्टरनेट चलेगा, हेड हेड तो टेल, टेल तो फिर हेड, हेड तो टेल, टेल तो हेड। इसी तरीके से यह भी लिखा गया। 7वें बार में एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, 8वां बार में स्टॉप हो, 9वां बार में स्टॉप हो, बढ़ते चलेगा आगे, ठीक है। कहाँ स्टॉप होगा कोई ठिकाना नहीं है, अनंत तक प्रोसेस जा सकता है। करेंगे क्या आगे जो लिखेंगे ना, अभी तो लिखे हैं कि H1 H2, यह 1 से शो किए हैं कि पहला बार, 2 से शो किए हैं कि दूसरा बार, लेकिन ये 1 2 लिखने में ज़्यादा जगह ले लेता है। आगे से 1 2 नहीं लिखेंगे, सीधे H इंटरसेक्शन H लिखेंगे। पहला बार जो लिखा हुआ है H, वह पहले बार H आने के बारे में बतला रहा है। दूसरा स्थान पर जो लिखा हुआ है वह दूसरे बार आने H आने के इवेंट को शो कर रहा है। इस तरीके से समझना है। 1 2 3 4 लिखने में ज़्यादा जगह लग जाता है। मान लेते हैं किसी कंटेनर में, कंटेनर का मतलब कोई बर्तन, 3 रेड कलर का बॉल है, 2 ग्रीन कलर का बॉल है। इसमें से पहले एक बॉल निकाल करके बाहर रख दिया जाता है और फिर हाथ उसमें डाला जाता है, दूसरा बॉल फिर दूसरे बार में एक बॉल निकाल करके बाहर रख दिया जाता है। यानी बारी बारी से एक एक करके 2 बार बॉल को निकाला जाता है। पहला बार में रेड बॉल निकले, इस इवेंट को ए मान लेते हैं। दूसरा बार में ग्रीन बॉल निकले, इसको बी मान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑकर्ड, यानी दूसरे बार में ग्रीन बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी कब? जब पहले बार में रेड बॉल निकल चुका है। यदि पहले बार में एक रेड बॉल निकल चुका है तो अब 2 रेड बॉल और 2 ग्रीन बॉल। तब दूसरे बार में जब उसमें से एक बॉल लेंगे तो टोटल 4 में से, ठीक है, 2 केस है ग्रीन का, यानी 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। पहले बार में यदि ए ऑकर नहीं हुआ, यानी पहले बार में यदि रेड बॉल नहीं निकला, तब दूसरे बार में ग्रीन निकलने का प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A'। इस सिचुएशन में क्या है? पहले बार में ए ऑकर नहीं हुआ है, यानी रेड नहीं निकला है, लेकिन कोई न कोई बॉल तो निकला है। रेड नहीं निकला है तो निश्चित तौर पर ग्रीन निकला है, तो एक ग्रीन कम हो गया। अब 3 रेड और 1 ग्रीन है। तब जब हम हाथ इसमें डालेंगे और एक बॉल निकालेंगे तो टोटल 4 बॉल में 1 ग्रीन, 1/4। यानी जब ए ऑकर होता है तब बी का प्रोबेबिलिटी 1/2। जब ए ऑकर नहीं होता है तब बी का प्रोबेबिलिटी 1/4। प्रोबेबिलिटी चेंज हो जा रहा है।
एक के ऑकर होने या नहीं होने के आधार पर प्रोबेबिलिटी बदल जा रहा है। तो इस तरह का दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, और जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं हो, प्रोबेबिलिटी चेंज करे तो इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, और जब इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम इसके बराबर नहीं लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर नहीं लिख सकते हैं। यह तो हो गया ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है। अब इंडिपेंडेंट का एक केस ले लेते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। मान लेते हैं एक डाई है, डाई का मतलब लूडो वाला 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ, उसी को डाई कहते हैं। उसको एक बार उछालते हैं और पहला बार में 6 आ जाए तो इस इवेंट को ए मानते हैं। फिर उसके बाद दूसरा बार उछालते हैं, दूसरा बार में 6 आने के इवेंट को बी मान लेते हैं। ये क्या है? पहला बार 6 इन फर्स्ट टाइम, 6 इन सेकेंड टाइम। पहला बार में 6 आए तो भी, 6 नहीं आए तो भी, दूसरा बार में 6 आने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 1 से 6 तक में से कोई एक आएगा, या दूसरा बार में 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए या 5 आए या 6 आए, तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी एक केस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब पहला बार में ए आया हो तब भी 1/6 ही मिलेगा, और जब पहला बार में 6 नहीं आया तब भी, ठीक है, दूसरे बार में 6 आने का प्रोबेबिलिटी इतना ही होगा, चेंज नहीं होगा। यह एग्जाम्पल है कि पहला बार में 6 आना और दूसरा बार में 6 आना, यह दोनों इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, और जब दो इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट इवेंट का अर्थ समझ में आया? इंडिपेंडेंट इवेंट किसे कहते हैं? या पहला इवेंट ऑकर हुआ हो या नहीं, दूसरे इवेंट के ऑकर होने के प्रोबेबिलिटी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ए ऑकर हुआ हो तो भी बी का प्रोबेबिलिटी वही, ए ऑकर नहीं हुआ हो तो भी बी का प्रोबेबिलिटी वही। इस तरह का इवेंट इंडिपेंडेंट कहलाता है, और इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। तो इसी तरीके से 3 इवेंट रहेगा ए बी सी, और तीनों रहे इंडिपेंडेंट, तीनों को गुना कर देंगे, तब इसके आधार पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन एच क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 1/3 यानी 1/3 का स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टेल इंटरसेक्शन एच क्या हो जाएगा? यह तीनों इंडिपेंडेंट होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो जाएगा 1 - 1/3, दैट इज इक्वल टू 2/3, दैट इज इक्वल टू 2/3 गुने 1/3 गुने 1/3, दैट इज इक्वल टू 2/3 गुने 1/3 का स्क्वायर।
इसी तरीके से आगे भी हम लिख सकते हैं, यदि एक डाई को उछाला जाए तो सैंपल स्पेस यही होगा। मान लेते हैं ए है ऑड नंबर आने का इवेंट, बी है इवन नंबर आने का इवेंट। इस ए में और इस बी में कॉमन क्या है? कोई एलिमेंट नहीं, 5। तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 बट्टे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 यानी 0। 11 क्लास के मैथ बुक में फार्मूला लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका वैल्यू 0, यहाँ 0 लिख देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कब? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0। इस तरह का दो इवेंट ए और बी कहलाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वैसा इवेंट होता है कि जब ए ऑकर होगा यानी ऑड नंबर आएगा तो यह बी कभी ऑकर नहीं हो सकता। जब बी ऑकर होगा तब ए ऑकर नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है। दोनों के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट रहता, वह एलिमेंट आ जाने के बाद ए और बी दोनों एक साथ ऑकर हो सकता था, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में तो कोई नहीं है। तो जब ए ऑकर होगा तब बी नहीं, जब बी ऑकर होगा तब ए नहीं। इस तरह का इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाता है। और जब इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तब उसका यूनियन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सबका जोड़। इसी तरीके से 3 इवेंट ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो ए यूनियन बी यूनियन सी का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कैसे पहचानेंगे? ध्यान से देखेंगे कि जब ए ऑकर हो रहा है तब यह संभव है कि एक ऑकर होने के साथ साथ बी भी ऑकर हो जाए। यदि यह संभव है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यदि यह बात संभव नहीं है तो इसका मतलब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मान लेते हैं ई वह इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, यानी क्या है इवेंट कि एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स इन हेड। तो यह इवेंट ई क्या हो जाएगा? हेड इंटरसेक्शन हेड। पहला बार और दूसरा बार हेड आकर के एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो। यूनियन यानी और या, पहला बार में टेल, दूसरा बार में हेड, तीसरा बार में हेड। यह हुआ तीसरे बार में एक्सपेरिमेंट का स्टॉप होना हेड पर। या चौथे बार में एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो, पहला बार में हेड आए, दूसरा बार में टेल, तीसरा बार में हेड, चौथा बार में हेड। इसी तरीके से तो इवेंट ई यह, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। यह प्रोसेस कहाँ तक? इन्फिनिटी तक आगे बढ़ता चलेगा। जब पहला बार और दूसरा बार, पहला बार भी हेड आए, दूसरा बार भी हेड आए, तो फिर यह इवेंट कि पहला बार टेल, दूसरा बार हेड और तीसरा बार हेड, ऑकर होने का प्रश्न नहीं उठता है। जब यह ऑकर होगा तब यह नहीं, जब यह ऑकर होगा, यह कौन इवेंट है? तीसरे बार में एक्सपेरिमेंट स्टॉप होता है लास्ट 2 टाइम हेड आ करके। जब तीसरे बार में एक्सपेरिमेंट स्टॉप होता है तो दूसरे बार में स्टॉप होने का प्रश्न नहीं, चौथे बार में स्टॉप होने का प्रश्न नहीं। यानी जब यह ऑकर होता है तब इसमें से कोई नहीं। यह सारा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है।
इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इसका प्रोबेबिलिटी जोड़ इसका प्रोबेबिलिटी जोड़ इसका प्रोबेबिलिटी, इसी तरीके से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। यह प्रोसेस इन्फिनिटी तक चलेगा। पहला बार में H, दूसरा बार में H, यह दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ H गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ H। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ T इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन H, यह तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों का गुना। यहाँ पर H T H H का अर्थ है कि H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन H, बीच में का इंटरसेक्शन नहीं लिखे हैं, जगह ज़्यादा लगता है, ऐसे लिख दिए हैं, समझना है बीच में इंटरसेक्शन लिखा हुआ। तो यह किसके बराबर हो जाएगा? कहाँ लिखे? यह तीसरा वाला, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ H गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ T गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ H गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ H, सब लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ H 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ T 2/3, वैल्यू लिखना शुरू कर दिए। 1/3 गुने 1/3 जोड़ 2/3 गुने 1/3 गुने 1/3, आगे लिखते चले गए। इसको यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिख दिए, फिर इसको यहाँ लिख दिए इस ब्रैकेट के अंदर। यानी कहने का मतलब इस ब्रैकेट के अंदर किसको किसको लिखे हैं? इसको, 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 इस सब को इसके अंदर लिखे, और ये वाला सब जो है यह और यह, इस सब को इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। यह सब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नजर आ रहा है। इस ब्रैकेट के अंदर का भी टर्म, इस ब्रैकेट के अंदर का भी टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और नंबर ऑफ टर्म इन्फिनिटी है। यदि कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो ए आर स्क्वायर इस तरीके से, और नंबर ऑफ टर्म इन्फिनाइट हो, तो इसके इन्फिनाइट टर्म का सम हम लिखते हैं A/1 - R, जिसमें A पहला टर्म और R होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, AR को A से डिवाइड करेंगे, R मिलेगा, वही है कॉमन रेशियो। इस फार्मूले का यूज करते हुए इस ब्रैकेट के अंदर जितना टर्म है उसका सम, पहला टर्म A/1 - R का मतलब कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे 2/3² यानी 2/9 बचेगा, तो 1 - R प्लस इस ब्रैकेट के अंदर के टर्म का सम, पहला टर्म A/1 माइनस कॉमन रेशियो यानी सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, जो कि 2/9 मिलेगा। जोड़ घटाव करने के बाद इतना मिल रहा है। 9 को अंदर ले जाएंगे, 9 को, तो यह 9 भी कटेगा, यह 27 भी कटेगा। ऐसा करते हैं, अगले बार में ही कर देते हैं। यह तो समझ में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ही इतना आया है, इसके आगे लिखते हैं मिटाने के बाद। जोड़ घटाव कर दिए, उत्तर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ही 5/21। देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 5/21 बी में दे रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा था, लेकिन यदि हम हेड पर एक्सपेरिमेंट के इंड होने का प्रोबेबिलिटी निकाल चुके और उसके बाद हम अपने तरफ से अगर स्टूडेंट से यह पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट इन टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ
एक्सपेरिमेंट इन टेल निकालने के लिए कहे तो क्या फिर से पहला बार टेल दूसरा बार टेल इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस, उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट इंडिंग इन हेड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 5/21 दैट इज इक्वल टू 16/21। जब यह निकाल चुके इसके बाद यह निकालने के लिए कहे तो ऐसे निकाल देंगे। हाँ, यह नहीं निकाले हैं और तब हमको यह निकालना पड़े, पहला बार टेल दूसरा बार टेल यूनियन, पहला बार हेड इंटरसेक्शन दूसरा बार टेल इंटरसेक्शन तीसरा बार टेल लेते चलेंगे, मतलब जैसे कैलकुलेशन किए। लेकिन यह निकाल लेने के बाद अगर यह कहे निकालने के लिए इस तरीके से निकाल सकते हैं।